नमस्कार। दूरदर्शन के स्पेशल प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। मैं हूं आपके साथ जयश्री मिश्रा। स्पोर्ट्स टाइम, जाहिर है बात होगी स्पोर्ट्स की, लेकिन आज हम किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के पीछे छुपे उस पहलू के बारे में जो दिखाई नहीं देता है या इग्नोर रहता है। किसी खिलाड़ी या टीम की जीत या हार का बड़ा फैसला तय करता है। कई बार जीत या हार का फैसला मैदान पर नहीं बल्कि मैदान के बाहर किसी खिलाड़ी के दिमाग में पहले ही तय हो जाता है। स्पोर्ट्स टाइम, आज हम सिर्फ खेलों की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे खिलाड़ी के उस माइंडसेट के बारे में जो उसे केवल खिलाड़ी नहीं, माइंड सेट के साथ चैंपियन बनाता है। आइए समझते हैं कि किसी खिलाड़ी का माइंडसेट, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल स्किल किस तरह से गेम चेंजर बनती है। इस बेहद महत्वपूर्ण एपिसोड में हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़े हैं जिनका तारुफ आपके साथ कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमनेंदर मान। वेलकम टू आवर स्टूडियो सर। नमस्कार जी। नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सौरभ दुग्गल जी। वेलकम टू आवर शो, आवर स्टूडियो। थैंक यू मैम। हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ जो होती है स्पोर्ट्स में, फिजिकल स्पोर्ट्स तो है ही, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ कितनी ज़रूरी है किसी भी खेल के लिए। जीत जो है वो 80% कहीं ना कहीं मेंटल स्टेज पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले अमनिंदर जी आपसे बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल स्पोर्ट्स में जो मेंटल स्ट्रेंथ है कैसे काम करती है। मैम, जैसे कि हम बात करें, अगर स्पोर्ट्स साइंसेस की बात करें, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो भी स्पोर्ट्स साइंसेस का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे बायोमैकेनिक्स है, फिजियोथेरेपी है, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस। और अगर हम मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें, ऑन द डे ऑफ द कंपटीशन, if the two opponents are playing with the same tactics or same physical capability, the person who has a better mental strength will wins the match. Or the team who has a better sports psychology training will wins the match on that day. तो कहीं ना कहीं अगर फिजिकल ट्रेनिंग की बात की जा रही है तो दोनों ही खिलाड़ी एक लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन जीत का फैसला कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेंथ तय करती है। जी बिल्कुल, जो उस दिन बेटर मेंटली प्लेस्ड होगा वही जीतेगा उस दिन। ओके सौरभ जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो बेहद ज़रूरी है और कहीं ना कहीं 80% जो है वो जीत में उसका रोल होता है। अमनिंदर जी ने भी बताया कि दोनों की बराबर ट्रेनिंग है, फिजिकली दे आर सेम, लेकिन मेंटली जिसकी ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग होगी वो जीत की ओर बढ़ेगा, पोडियम की ओर बढ़ेगा। आप इसे किस तरह से देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास ज़रूर होंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जैसे जैसे एक प्लेयर का लेवल बढ़ता रहता है, कि जैसे जैसे वो बड़े लेवल पे जाता है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो हर प्लेयर जो है वो अपना पूरा जो है जोर लगा रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके पास कोचेज़ हैं, उनके पास टेक्निक है। लेकिन उस दिन पे पर्टिकुलर जो जिस दिन कंपटीशन है उस दिन कौन सा प्लेयर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है उस पर मेंटल स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ। 2008 में अभिनव बिंद्रा का शूटिंग में गोल्ड आया था। तो इससे पहले जो ओलंपिक्स हुई थी 2004 एथेंस ओलंपिक्स, तो वो फाइनल में पहुंच गए थे और शूटिंग में फाइनल में टॉप 8 प्लेयर्स पहुंचते हैं। तो वो अच्छे मतलब रैंक में था और ये उम्मीद की जा रही थी कि ओलंपिक मतलब फाइनल्स के बाद वो पोडियम फिनिश करेंगे, बट वो 7th फिनिश वो करे। और उसके बाद जब 2008 की उन्होंने ट्रेनिंग करी तो उन्होंने हर चीज़ का एक ध्यान रखा कि जो मैच वाले दिन उनको अगर कोई परेशानी कर सकती है तो उस पर कैसे ध्यान देना है। क्योंकि जब वो एथेंस में 2004 में जिस प्लेटफॉर्म में वो खड़े थे तो वो थोड़ा वहाँ पे फंबल कर रहा था, तो उस वजह से वो उनकी बॉडी जो है उस पर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई। लेकिन उन्होंने उस चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं करा और 2008 में उन्होंने इस तरह से ट्रेनिंग करी कि अगर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और अचानक अगर लाइट चली जाए तो उनका मेंटल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, उनका फोकस क्या रहेगा। तो वो अपनी ट्रेनिंग में भी ऐसे करते थे कि लाइट बंद कर दी और फिर 2 मिनट बाद लाइट ऑन कर दी, कि ताकि अगर मेरे को वहाँ कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो तो मेरा फोकस रहे। उनका इस तरह भी रहता था कि अगर मैं एक दिन पहले या
इवेंट वाले दिन अगर रेंज में जा रहा हूँ, किसी जर्नलिस्ट ने मेरे से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, या मेरे स्पोर्ट्स स्टाफ ने कोई ऐसा, या किसी ने मेरे से ऐसी चीज़ पूछ ली कि जिससे मैं नाराज़ हो सकता हूँ, या मेरे को उस चीज़ से मेरी बॉडी पे फ़र्क पड़ सकता है, तो मैं उस चीज़ का भी जो है मैं तैयार करूँ। तो जब एक प्लेयर जब टॉप लेवल पे जाता है तो वो हर जो है, अगर मैं ग्राउंड में अपने 8 घंटे 10 घंटे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं अपनी रिकवरी पे भी ध्यान दे रहा हूँ, तो साथ साथ वो अपने मेंटल स्ट्रेंथ पे, मेंटल ट्रेनिंग पे भी ध्यान देते हैं। बिल्कुल। तो हमने अपने ग्राफिक्स के माध्यम से भी दर्शकों को दिखाया किस तरह से प्रेशर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, और अभिनव बिंद्रा का जिस तरह से एग्जाम्पल सौरभ दग्गल जी ने दिया कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया उसके बाद कि हाँ, मुझे किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये एक मेजर पार्ट होता है मेंटल स्ट्रेंथ का। अमनिंदर जी, आप इस मेंटल स्ट्रेंथ को, या अगर साइकोलॉजिकल स्किल की बात की जाए, जिस तरह से अभिनव बिंद्रा का एग्जाम्पल सौरभ जी ने दिया, तो आप किस तरह से देखते हैं, और ग्रास रूट से इसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? ये बिल्कुल ठीक है जी, इसकी शुरुआत ग्रास रूट से ही होनी चाहिए। नॉन एक्सपर्ट जो प्रोफेशनल नहीं है वो समझते हैं कि इट इज़ ओनली फॉर द एलीट एथलीट्स ओनली, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की ट्रेनिंग पहले दिन से, जैसे फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जैसे उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की ट्रेनिंग भी पैरेलल ही चलेगी। तभी मेंटली स्ट्रांग हो पाएगा एथलीट, तभी मेंटल स्ट्रेंथ गेन कर पाएगा, तभी ऑन द डे ऑफ द कंपटीशन वो परफॉर्म कर पाएगा। और इसीलिए अभी हमारे बहुत से एथलीट्स जो टॉप लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, ओलंपिक्स में मेडल भी जीत रहे हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हायर करने भी शुरू कर दिया। बट टू स्टार्ट विद, हमारे जो कोचेज हैं उनकी ट्रेनिंग में, NIS में उनके करिकुलम का पार्ट है जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। जैसे और स्पोर्ट्स साइंसेज सब्जेक्ट हैं, ऐसे ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी एक करिकुलम का पार्ट है। तो बेसिक ट्रेनिंग में टू स्टार्ट विद हमारे कोचेज ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की ट्रेनिंग टू स्टार्ट विद दे सकते हैं, और बाद में प्रोफेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जा सकता है। ओके, तो बात जो है वो ग्राउंड लेवल से शुरू होती है, ग्रास रूट से शुरू होनी चाहिए कि ट्रेनिंग जो है वो एकदम शुरुआती दौर से होनी चाहिए। फिजिकल ट्रेनिंग की तो हम बात करते हैं। सौरभ जी, अगर हम आम पेरेंट्स की बात करें, बच्चों की जो खिलाड़ी बन रहे हैं या जिन्होंने शुरुआत की है किसी भी खेल में, तो उनकी जो शुरुआत है फिजिकल ट्रेनिंग डेली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन नए खिलाड़ियों को हफ्ते में एक दिन या महीने में कुछ समय ऐसा डेडिकेट करना चाहिए ताकि उनको जो है मेंटल स्ट्रेंथ और साइकोलॉजिकल स्किल्स सिखाई जा सके? डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप जैसे हम अगर स्पोर्ट्स में बात करते हैं एक फिजिकल एस्पेक्ट पे, तो वो हम मेजर कर सकते हैं कि आपने रोज़ जो है इतने किलोमीटर दौड़ना है, आपने इतना वेट ट्रेनिंग करनी है। तो लेकिन जो आपकी मेंटल ट्रेनिंग है या जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो जनरली दिखते नहीं हैं। तो उस वजह से हम ये चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हैं, हम बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि प्लेयर को क्या इन्वायरमेंट मिल रहा है वो भी मैटर कर रहा है कि जब वो अपने घर से सुबह उठ रहा है तो उसको किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसके बाद जब वो अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में जा रहा है तो उसको किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसके ऊपर किस तरह के प्रेशर्स आ रहे हैं। क्योंकि जब एक प्लेयर शुरू में जब खेलता है तो वो इसलिए खेलता है कि मैं एक्सीलेंस को अचीव करूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में फेलियर रेट है, क्योंकि अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेयर जाएगा फिर वो आगे स्टेट में जाएगा, नेशनल है, तो उस प्रेशर को भी उसे कैसे कोप अप करना है कि मेरे को मेडिटेशन करनी है ताकि मैं अपना जो पूरा फोकस है वो एक जगह सेंटर पॉइंट पे ला सकूं, और जो है मैं किस तरह से स्ट्रेस को रिलीव कर सकूं। या मान लीजिए वो कोई गेम खेल रहा है और वो गेम खेलते हुए उससे कोई गलती हो गई, क्योंकि आपकी जब स्पोर्ट्स में आपकी बॉडी परफॉर्म कर रही है तो कोई मशीन तो है नहीं, तो उस वजह से अगर आपका कहीं कोई चूक हो गई तो उसके बाद जो अगर शूटिंग की बात करें कि आपका एक शॉट गलत हो गया तो नेक्स्ट शॉट को दोबारा आपको कैसे अपने आप को दोबारा उस फोकस में लाना है, कैसे काम में लाना है। या आप मान लीजिए फुटबॉल खेल रहे हैं, आपके ऊपर एक गोल कंसीड हो गया तो अब आप प्रेशर में आ गए कि हम 1-0 हैं, तो दोबारा इमीडिएटली अपने आप को कैसे रिवाइव करना है। तो उस तरह की ट्रेनिंग के लिए आपको जैसे मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है, योगा की जरूरत पड़ती है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। और ये एज वाइज, गेम वाइज उसकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है वो चीज आ जाती है, क्योंकि वहीं पे जो है एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। अमनिंदर जी, एक्चुअल में डेवलपमेंट ऑफ सपोर्ट साइकोलॉजिकल स्किल्स आर वेरी वेरी नेसेसरी। डिफरेंट गेम्स से रिलेटेड हम डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्किल्स इंप्लीमेंट करते हैं,
जैसे शूटिंग में हमें कामनेस चाहिए, वी डोंट नीड अराउजल इन शूटिंग, ऐसे ही हमें रेसलिंग और बॉक्सिंग में अराउजल लेवल ज़्यादा चाहिए। एंजाइटी मैनेजमेंट है वो सभी स्पोर्ट्स में चाहिए हमें। तो इस तरह से मतलब हमें अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक गेम भी हम साइकोलॉजिकल स्किल्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं। ओके, हम बात कर रहे हैं कि जीत हासिल करने की जो कला है, जीतने की कला, ये तो सब सीखते हैं, सिखाया भी जाता है, लेकिन क्या फेल्योर को भी सीखना पड़ता है? अमनिंदर जी। हाँ जी बिल्कुल, हम अपने हर फेलियर से सीखते हैं, इसे ही रेजिलियंस बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा टोक्यो ओलंपिक्स में मनु भाकर की पिस्टल में माल फंक्शनिंग हो गई थी और वो उससे बहुत पूरा देश एक्सपेक्ट कर रहा था उस टाइम पे मेडल, और वो शी इज इन वेरी गुड फॉर्म। तो एनी हाउ वो उस टाइम पे मेडल नहीं जीत पाई देश के लिए, लेकिन उसने कम बैक किया इन द नेक्स्ट पेरिस ओलंपिक्स। नॉट ओनली वन, शी वॉन 2 मेडल्स। और उसने बिकॉज शी इज वेरी वेरी मेंटली बहुत ज़्यादा टफनेस है उसके अंदर, और फिजिकल के साथ उसने मेंटल ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया और देश के लिए 2 मेडल जीते पेरिस ओलंपिक्स में। सौरभ जी, आपके पास भी आऊँगी मैं और आपसे बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ स्टूडियो में बातचीत कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ हेयर। बट हमने कुछ जो इस टॉपिक को लेकर के बातचीत बाहर भी की है और एक छोटे बच्चे के साथ भी बातचीत की है। वो क्या सोचता है, कहाँ तक उसकी सोच जाती है, आइए देखते हैं। खेलों में मेंटल स्किल की क्या महत्व है? खेलों में मेंटल स्किल की क्यों ज़रूरत है, हमें विस्तार से बताइए। तो खेलों में मेंटल स्ट्रेंथ की क्या ज़रूरत है? हम लोग अभी मनु भाकर का एग्जांपल ही डिस्कस कर रहे थे। सौरभ जी, आप कुछ कह रहे थे और इस टॉपिक को भी कोप अप करते हैं। मनु भाकर की चीज़ को ला रहा हूँ क्योंकि मान सर ने जो है काफ़ी लंबा समय जो है मनु भाकर के साथ व्यतीत करा, क्योंकि वो डीएवी कॉलेज में उसने एडमिशन लिया था। तो एक ऐसा समय भी आया था सर कि जब वो, क्योंकि जब टोक्यो ओलंपिक्स में उसका मेडल नहीं आया और लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि हम फेलियर की बात कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स में फेलियर है, तो जो प्लेयर मनु भाकर जिसको ओलंपिक में मेडल की उम्मीद की जा रही है, उससे पहले एशियन गेम्स में मेडल है, उसका वर्ल्ड कप में मेडल है और टॉप लेवल पे चल रही है, तो जब उसको फेलियर हुआ तो उसके टाइम पे एक ऐसी डिलेमा भी आ गया था कि मैं शायद गेम छोड़ दूं या मैं गेम से दूर चले जाऊं या मैं अपने आप को आइसोलेशन में रख लूं। तो इस बारे में आप सर क्या कहना चाहेंगे? ये जब प्लेयर का डाउनफॉल चलता है या एक लेवल के बाद परफॉर्मेंस डाउन आती है, बिकॉज वी कैन नॉट मेंटेन पीक परफॉर्मेंस ऑल द टाइम एंड ऑल ओवर द ईयर। लेकिन ये कई बार पेरेंट्स नहीं समझते या हमारे फ्रेंड्स नहीं समझते या पीयर ग्रुप नहीं समझता या कोचिज की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है या सोसाइटी का भी एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन उस टाइम पे उससे डील करना, उसको फैमिली की सपोर्ट भी चाहिए और उसको पीयर ग्रुप की सपोर्ट भी चाहिए, तो वो कम बैक कर लेता है और थोड़ी अपनी मेंटल ट्रेनिंग के ऊपर जोर देगा। अगर वो फिजिकल ट्रेनिंग पे जोर देगा और उसको सभी का सपोर्ट मिलेगा तो वो कम बैक कर लेता है। और मनु के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसने फिर से अपने कोच को ज्वाइन किया, जसपाल राणा जी को, और फिर से उसने कम बैक किया, टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर 2 मेडल जीते। ये एक बहुत बड़ा लेवल है जिसकी बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इस लेवल पर आकर प्रेशर जो है वो किस तरह का होता है, कैसे उसको हैंडल करना है। एक पीयर प्रेशर भी जो आजकल बहुत ज़्यादा है, जो शुरुआती दौर में हर खिलाड़ी पर होता ही है। तो सौरभ जी, हम लोग पीयर प्रेशर को किस तरह से हैंडल करें? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्पोर्ट्स में जो फेलियर रेट वो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम आज स्पोर्ट्स जो है करियर है कि स्पोर्ट्स आपको अच्छी ज़िंदगी देता है, आपको आइडेंटिटी देता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल देता है, तो और जो एजुकेशन काम कर रहा है वही आज स्पोर्ट्स भी उस लेवल पे कर रहा है। अगर आप स्पोर्ट्स में देखें कि जो हमारे साथ लोग ग्रेजुएशन में थे या पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, तो उसमें लगभग 80 to 90% जो है सेटल्ड हो जाता है और कई जगह 100% भी हो जाते हैं। लेकिन जब स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं कि जो हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर कोई प्लेयर्स खेल रहे होते हैं तो नेक्स्ट लेवल पे उसमें से 1 या 2 ही जाते हैं अगर इंडिविजुअल गेम है तो, और फिर फर्दर स्टेट से जो है नेशनल में फिर 1-2 जा रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे फिर 1-2 का है। तो मतलब जो एक बहुत बड़ा जो ग्रुप अगर ग्रास रूट लेवल पे लोगों ने इकट्ठा गेम शुरू किया होता है तो 5-7 साल बाद और मतलब ग्रेजुअली जो है उसमें से परसेंटेज 2-4-5% की ही रह जाती है, तो बाकी प्लेयर्स आपके साथ से हटते जाते हैं। तो उस समय कोई प्लेयर आपसे अच्छा भी होता है, आप पीछे होते हो, तो और आपका फैमिली का प्रेशर, आपके साथ वालों का प्रेशर, तो जो वो पीयर प्रेशर है
तो उसमें बेसिकली आपको वो कोप अप करना होता है और वहीं पे ही मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो जो है काम करती है। क्योंकि स्पोर्ट्स में एक बात कही जा सकती है कि जनरली कहते हैं कि आप चाहे भाई शरीर आपका थक जाए लेकिन आप दिमाग से नहीं हारने चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आपका दिमाग जो है उसका फोकस बिल्कुल इसी रहना को चाहिए। कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स स्पिरिट कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर से भले ही कमज़ोर हो जाता है लेकिन स्पोर्ट्स स्पिरिट कहीं ना कहीं रहती है और मेंटल स्ट्रेंथ रहती है, जिसकी वजह से कोई भी खिलाड़ी हार नहीं मानता। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी गेम में, चाहे वो टीम गेम हो या इंडिविजुअल। अमनिंदर जी, हम बात कर रहे हैं कि कब शुरुआत की जानी चाहिए। ये हमने मेंटल स्ट्रेंथ की। साइकोलॉजिकल स्किल डेवलप करने के लिए किसी भी खिलाड़ी को क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें अपने उसमें जीवन शैली में शामिल करे, मेंटल स्ट्रेंथ आए और साइकोलॉजिकली वो और स्ट्रॉन्ग बने, स्किलफुल बने। मैम जैसे मैंने पहले भी बताया, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का इंटेग्रल पार्ट है ये जो साइकोलॉजिकल स्किल्स ट्रेनिंग है। जैसे कि हम फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, हमें डेली बेसिस पे साइकोलॉजिकल स्किल्स की भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल एवरी डे ऑन शेड्यूल बेसिस वी हैव टू, मतलब इसे इंटेग्रल पार्ट बना के अपने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का 1 आवर to 1.5 आवर हमें साइकोलॉजिकल स्किल्स ट्रेनिंग के लिए देना पड़ेगा, तभी हम कंपटीशन के टाइम पे कोप अप कर सकते हैं और हमें फेलियर देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज अगर हम शूटिंग की बात करें, सपोज जो 20 शूटर्स एट द टाइम ऑफ फाइनल्स, हम देखें फाइनल्स में तो 8 शूटर्स कम्पीट करते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर इवेंट में अगर 20 शूटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्पीट कर रहे हैं ओलंपिक्स के अंदर, तो दे आर ऑल आर बेस्ट। सभी कोई वर्ल्ड कप जीत कर कोटा प्लेस हासिल करके आया है, कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत कर कोटा प्लेस हासिल करके आया है, कोई एशियन चैंपियनशिप जीत के कोटा प्लेस हासिल करके आया, मतलब दे ऑल आर इक्वल। बट ऑन दैट डे वो ही बेटर परफॉर्म करेगा जो कि मेंटली स्ट्रांग होगा और वो ही फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगा। एग्जैक्टली। तो पोडियम फिनिश हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर लगातार प्रयास हो और मेंटल स्ट्रेंथ के साथ साइकोलॉजिकल स्किल आपके साथ है तो आप डेफिनेटली पोडियम फिनिश तक जा सकते हैं और मेडल भी जीत सकते हैं। हमने स्टूडियो के बाहर कुछ और भी लोगों से बात की है, आइए पहले उनसे सुनते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द माइंड स्किल इन द स्पोर्ट्स, क्योंकि आजकल की जनरेशन थोड़ा एंजाइटी और डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा गुजर रही हैं, थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही हैं ज़्यादा, क्योंकि वो स्पोर्ट्स को ज़्यादा सीरियसनेस के साथ इंजॉय नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली आज के समय में ये बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स एंजाइटी ये जो है वो किस तरह से इसको हैंडल किया जाए और डिप्रेशन की बात की है, इससे ओवरकम खुद को कैसे करें, ये आज के समय का एक रेलिवेंट क्वेश्चन है। सौरभ जी, जैसे अभी एक आप यंग स्पोर्ट्स पर्सन ने स्पोर्ट्स एंजाइटी की बात बताई, डिप्रेशन की बताई, क्योंकि एंजाइटी हमें मतलब किसी लेवल पे भी हो सकती है, किसी चीज़ पे भी हमें जो एंजाइटी मिल सकती है, तो वहीं पे ही जो है स्पोर्ट्स ट्रेनर का मेंटल ट्रेनर का जो है रोल आता है कि अगर कहीं पे आपको कामनेस की ज़रूरत है कि ठीक है आपको किसी चीज़ पे एंजाइटी हो गई है तो कैसे अपने आप को आपने काम करना है ताकि दोबारा जो आप काम कर रहे हैं उस पे इम्पैक्ट ना पड़े। और ये आप छोटे छोटे एग्जांपल्स जो है देख सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए कोई किसी को मिलना चाहते हैं और आपने किसी कारणवश आप लेट पहुंच गए, कोई ऐसी बीच में परिस्थितियां आई, वैसे तो चलो आपको एक डिसिप्लिन का पार्ट है कि आपको बाकी चीज़ को फैक्टर इन करना है, लेकिन फिर भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आप जब लेट हो गए तो वहाँ पे आपको लगता है एक एंजाइटी जाग जाती है, तो जिस काम के लिए आप जा रहे हो कई बार वो भी इम्पैक्ट करने लग जाता है। तो वहीं पे ही जो है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ काम आती है कि ठीक है मेरे को एंजाइटी आई है, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमंस, तो जो चीज़ें ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन बॉडी को इम्पैक्ट करती हैं हम उनसे दूर नहीं भाग सकते, लेकिन मेन बात है कि हम उसको डील कैसे करना है हमें। बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा बताना चाहूँगा मैम, जैसे एंजाइटी एंड स्ट्रेस आर नॉट अ बैड वर्ड्स, दे आर नेसेसरी फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अगर हमें अच्छे से परफॉर्मेंस देनी है तो हमें एंजाइटी भी चाहिए और स्ट्रेस भी चाहिए, लेकिन उसका लेवल कितना होना चाहिए वो हमें मैनेज करना है। बिकॉज अगर एंजाइटी इज टू हाई
देन इट इज आल्सो बैड फॉर परफॉर्मेंस। बट एक लिटिल लेवल की एंजाइटी हमें जरूर चाहिए, तभी हम गेम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकेंगे और तभी हम परफॉर्म कर सकेंगे। ऐसे ही स्ट्रेस भी, ओवर स्ट्रेस हमेशा खराब करता है, लेकिन लिटिल लेवल का स्ट्रेस भी जरूरी है। अगर लिटिल लेवल का स्ट्रेस नहीं होगा तो हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करेंगे और उसके लिए, और उसको बड़े इजी गोइंग में ले लेंगे उस कंपटीशन को, और हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बेसिकली हमें एंग्जाइटी मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है अगर हमने साइकोलॉजिकल स्किल्स ट्रेनिंग की है अच्छे से। बिल्कुल, तो एंजाइटी और प्रेशर ये ज़रूरी है, लेकिन एक लेवल तक इसका होना ज़रूरी है ताकि आप जीत की ओर बढ़ सकें। हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर से मेंटल स्ट्रेंथ की और साइकोलॉजिकल स्किल की, किस तरह से एक खिलाड़ी जो है वो चैम्पियन बनता है। इसका क्या रोल है? किसी भी खिलाड़ी को चैम्पियन तक का जो सफ़र तय करना है, वहाँ तक तय करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट रोल ये मेंटल स्ट्रेंथ अदा करती है और किस तरह से करती है? अगर आप चैंपियन बनने की अगर हम बात करें तो हर छोटा चीज़ जो है वो फैक्टर इन करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ग्रेट ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम की। एग्जैक्टली। तो अब वहाँ पे जो उनके कोच थे उन्होंने इतनी चीज़ पे भी रिसर्च की कि अगर मेरे प्लेयर की अगर पीक परफॉर्मेंस आ गई है तो मेरे को और इसे कैसे इम्प्रूव करना है। तो प्लेयर जो है किस गद्दे पे सो रहा है, कौन सा तकिया ले रहा है, कौन सी चद्दर जो है उसको अपने ऊपर ओढ़ रहा है, तो वहाँ तक भी जो है रिसर्च हो रही है। क्योंकि जैसे पहले मान सर ने कहा कि जब हम ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड के टॉप प्लेयर जो है सारे इकट्ठे हो गए कि हर जो है प्लेयर अपने आप में बेस्ट है, उनके पास लार्जली इक्विपमेंट भी सेम है और उनकी ट्रेनिंग का मेथड भी सेम है। वहाँ पे आ जाता है कि आप अपने ट्रेनिंग जो हम ग्राउंड ट्रेनिंग है उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ों पे कहाँ ध्यान दे रहे हैं। और उनमें से एक एस्पेक्ट मेंटल ट्रेनिंग का भी है कि अगर मेरा प्लेयर जब उठ रहा है तो कोच ध्यान रख रहा है या साइकोलॉजिस्ट है कि मेरे को उसको कैसा इन्वायरमेंट देना है, उसको मैं किस तरह से इन्वायरमेंट दूं, किस तरह से उससे बात करूं। और वो ये भी फैक्टर इन करते हैं कि अगर सब कुछ सही चल रहा है, अगर बीच में कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो वहाँ पे भी प्लेयर जो है इमीडिएटली कैसे बाउंस बैक करे। बिल्कुल, तो बारीकियां जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं स्पोर्ट्स के अंदर और मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और वीडियो बाइट हमारे पास है, आइए सुनते हैं, देखते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि खेलों में आपको मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर आप फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट है पर अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते किसी भी गेम में। एक दिन अच्छा जाता है, एक दिन बुरा चला जाता है, तो हमें अच्छे दिन पे भी खुश रहना है और बुरे दिन में ये सोचना है कि हमसे गलती हो क्या रही है, उस चीज़ में हमें मतलब परिपक्व रहना है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟੂਵਰਡਸ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਡ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਦੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ कंसंट्रेशन ध्यान है ਜਿਹੜਾ ਉਹ केंद्रित उस चीज़ पे होना चाहिए। खेलों में अगर आपकी मानसिक स्थिति सही है आप तभी अपना जो है 100% कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। अगर भगवान ने आपको इतनी क्षमता दी है कि आपकी बॉडी फिजिकल फिट है किसी भी तरह का खेल खेलने के लिए, बीट भी रेसलिंग, बॉक्सिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, बट अगर आप उसमें अगर आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है तो आप अच्छे से नहीं उसमें कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, अपना 100% नहीं दे पाएंगे। एग्जैक्टली तो आप दोनों का ही इस पर रिएक्शन कि किस तरह से अर्जुन को मछली की आंख ही दिखना चाहिए, यानी कि फोकस। डॉक्टर मान, पहले आप। मैं मेंटल स्ट्रेंथ का जैसे बहुत बड़ा और एक अच्छा एग्जांपल है, माइकल फेलिप्स का नाम तो सभी ने सुना होगा। उनसे बढ़िया स्विमर आज तक दुनिया में नहीं हुए। उन्होंने एक ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीतने वाले वो अकेले तैराक थे। व्हेन 100 मीटर बटरफ्लाई के लिए जब वो स्टार्ट करने वाले थे और स्टार्ट लिया उन्होंने, जैसे ही पूल के अंदर जंप किया ही गॉट ऑलमोस्ट ब्लाइंड बिकॉज उनकी गॉगल्स के अंदर पानी चला गया और उनको दिखना बिल्कुल बंद हो गया। और ये स्विमर के लिए बड़ा मुश्किल होता है स्विमिंग करना टू कम्पीट इन द रेस, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हौसला नहीं छोड़ा क्योंकि वो इतनी ट्रेनिंग कर चुके थे, अंधेरे में भी ट्रेनिंग कर चुके थे। उनके कोच ने उनको रातों में ट्रेनिंग कराई हुई थी और उन्होंने अपने मैयर करे हुए थे आर्म और लेग एक्शन भी कितने स्टेप्स के बाद मुझे 50 मीटर कंप्लीट करेंगे। तो उन्होंने उसी बिल्कुल उस तरह से टर्न लिया और 100 मीटर में
नो डाउट उन्होंने वो रेस compete की, बल्कि जब उन्होंने अपनी गॉगल्स उतारी और वॉच की तरफ देखा तो ही नॉट ओनली विंस द रेस बट ही ब्रोकन द ओलंपिक रिकॉर्ड आल्सो। वाह। मतलब इससे बड़ा मेंटल स्ट्रेंथ का एग्जांपल शायद ही कोई बिल्कुल, और नहीं। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल। समय थोड़ा सा कम है, सौरभ जी आपका भी इस पर छोटा सा रिएक्शन। जैसे सर ने बताया कि उनके जो कोच हैं वो उनको रात को भी ट्रेनिंग कराते थे, क्योंकि जब हम मेंटल स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं तो जो कोच है या जो भी आपका सपोर्ट स्टाफ है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे या अगर कोई प्लेयर स्टेट लेवल पे खेल रहा है तो कई बार इतने रिसोर्सेज नहीं हो सकते हैं कि आप एक इंडिविजुअल मेंटल ट्रेनर एक्सपर्ट हायर करें, तो वहाँ पे कोच ही जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो वहाँ पे हर उस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है कि जैसे वो बताया कि माइकल फिलिप्स अंधेरे में ट्रेनिंग करते थे, तो कोच को ये पता था कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अगर उसके गॉगल्स में पानी भर जाए तो वो वहाँ पे उस टाइम क्विट ना करे। क्योंकि जब हम गेम में हार की बात करते हैं, देखिए अगर दो टीम्स खेल रही हैं, एक ने जीतना है एक ने हारना है, लेकिन गेम में हार जीत रिजल्ट पे स्कोर बोर्ड पे नहीं होती। गेम में हार जीत का है कि क्या आपने अपना 100% दिया या नहीं दिया, एग्जैक्टली कि वहां पे तो नहीं कोई कमी रह गई। उस पैरामीटर्स पे जो है हार जीत का डिसाइड किया जाता है। बिल्कुल। तो स्कोर बोर्ड जो है वो जीत या हार तय नहीं करता है, कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है और साइकोलॉजिकल स्किल है वो तय करती है कि आप कितना जीत की ओर बढ़ रहे हैं और किस तेज़ी से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज का एपिसोड हमारा यहीं तक है, लेकिन हम आपको आपके विचार, आपके सुझाव, आप किस स्पोर्ट्स पर्सन को हमारे स्पोर्ट्स टाइम में देखना चाहते हैं, कौन से एक्सपर्ट से बातचीत करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप अपने वीडियो बाइट्स के माध्यम से व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वीडियो बाइट्स भेज सकते हैं 9417242224। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं ताकि हम आपके सुझावों को, आपके विचारों को जान सकें और हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल भी कर सकें। सौरभ दुग्गल जी आपका और डॉक्टर मान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी और इतनी इम्पॉर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। जाहिर है हमारे जो नए खिलाड़ी हैं उनको इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेंटली कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, स्किलफुल बनाएं, साइकोलॉजिकली किस तरह से अपने आप को ट्रीट करना है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर सीखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और हमारे इस प्रोग्राम को आप डीडी चंडीगढ़, डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा पर देख सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर दूरदर्शन उपलब्ध है, तो आप उसे फॉलो करें और हमारे प्रोग्राम्स को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही OTT वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही हमारे सारे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। और साथ ही अपने सुझावों को मेल पर हमें भेज सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पर। आप हमारे साथ अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स टाइम में आज यहीं तक, लेकिन अगले एपिसोड में एक बार फिर और किसी टॉपिक पर आपके साथ बातचीत होगी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा की जाएंगी। तब तक आप जुड़े रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।